13 अप्रैल 2023 दोपहर 1 बजे कर 31 मिनट के आसपास प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कटघरे में खड़े हुए दो व्यक्ति, एक बाहुबली अतीक अहमद और दूसरा उसका भाई अशरफ। इसके बीच में जो लोग इस अदालत में अंदर हैं और बाहर हैं, ज्यादातर लोगों के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन एक बजती है और जब लोगों ने अपने बिल ही मोबाइल को चेक करना शुरू करते हैं तो उन्हें देखकर यकीन नहीं होता रहा कि इसके बाद कुछ लोग ने उस बुड्स सब साला गलत हो गया कहा लिख दे शाइट्स 13 अप्रैल 2023 दोपहर 1:31 के आसपास प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कटघरे में खड़े हुए दो व्यक्ति, एक बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। इसके बीच में जो लोग इस अदालत के अंदर हैं और जो बाहर हैं, ज्यादातर लोगों के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन बजती है और जब लोगों ने अपने बिल ही मोबाइल को चेक करना शुरू करते हैं तो उन्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि इसके बाद कुछ लोगों ने वाइब्रेशन को खोलना शुरू किया तो लोग एक दूसरे से कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। तभी एक व्यक्ति उस अदालत की कार्यवाही से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद एक फोन मिलाता है। फोन मिलाने के बाद पूछता है, ये जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है? उधर से आवाज आती है, जो न्यूज चल रही है उसमें 100% सच्चाई है। वो व्यक्ति अदालत के बाहर से अंदर आता है। अंदर आने के बाद अतीक अहमद के कान में फूंक मारता है, यानी कि वो बताता है कि एक है जो सोशल मीडिया पर चल रही न्यूज है। जैसे कि अतीक अहमद के कान में यह आवाज पहुंचती है तो अतीक अहमद भरी अदालत के अंदर दहाड़े मारकर और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मेरे बेटे को मार दिया। तभी लोगों को यकीन हो जाता है कि पूरे देश में ज्यादातर लोगों के मोबाइल में जो मैसेज चल रहा था वो सही है। देश भर की मीडिया में ये मैसेज तेजी के साथ वायरल होता है। जो लोगों की जान लिया करता था वह व्यक्ति जब तक गोलियां मरवाता रहा तब तक सामने वाला मर नहीं जाता था। आपको बता दें, वो व्यक्ति आज अपने बेटे के मरने पर फूट फूट कर रो रहा था। आज उसके खानदान में, आज उसके परिवार में ये पहली हत्या थी। उसने किसी की हत्या की थी या फिर उसके लिए किसी ने गोलियां खाई थी, लेकिन अतीक अहमद ने कभी गोलियां नहीं खाई। आज ये पहला ऐसा मामला था जब अतीक अहमद के परिवार से कोई गया था। यह सच्ची घटना शुरू होती इलाहाबाद से, जिसको अब आजकल लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज में एक चकिया मोहल्ला है, वहां का रहने वाला एक जो तांगा चलाता है जिसका नाम फिरोज रहमत, उस तांगे वाले के घर में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है अतीक अहमद। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पहला मर्डर करता है। तभी से लोगों की जुबान में आने लगता है और उसके इलाके का एक बड़ा बदमाश था और बड़ा गुंडा था। उसका नाम होता था चांद बाबा। चांद बाबा के साथ जुड़ जाता है और गुंडागर्दी चरम सीमा पर करने लगता है और तभी उसे ख्याल आता है कि गुंडागर्दी से कोई भला नहीं होने वाला है, बाहुबली होने से कोई भला नहीं होने वाला है, इसलिए राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में आने के लिए साल 1989 को वो विधानसभा की तैयारी करता है, लेकिन चांद बाबा को इस बात का बहुत गुस्सा आता है और चांद बाबा के बीच और इसके बीच में आपस में बिगाड़ खाता शुरू हो जाता है।
और बिगाड़ खाता कुछ ऐसा होता है कि प्रयागराज का रोशन बाग में एक जब्बार होटल है, वहां चांद बाबा इस बम बम मार रहा था। लेकिन आज किसी न किसी को तो मारना ही था, मरना ही था। चांद बाबा का हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है और अतीक अहमद की वहां से शुरुआत हो जाती है चैप्टर की। जैसा कि बता दें कि अतीक अहमद चांद बाबा के साथ काम करता था और इसके बाद जब वो राजनीति पर आया तब उनका दोनों का विवाद हुआ और चांद बाबा की स्टोरी को क्लोज करता है और अपने चैप्टर को की शुरुआत करता है। एक तरफ वो विधायक बनता है और साथ ही वह उसने अपने कुछ गुंडों के साथ मिलकर पैसे कमाने भी शुरू कर देता है। चाहे किसी की हत्या करनी हो तो या कोई भी किसी भी प्रकार का ऐतराज नहीं था। कितने लोग ऐसे थे जो डर की वजह से थाने चौकी जाना भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि एक गया, यदि हम थाने चौकी जाकर शिकायत की तो परिवार के बाकी लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कोई शिकायत करने जाता नहीं था। और उसकी शुरुआत हो जाती है कुछ ऐसे ही लगातार अपराध करता है। बात है सन 1992 की। सन 1992 में 2.5 मिनट के अंदर लगभग 250 राउंड फायर किए गए थे और आसपास के इलाके में भी सनसनीखेज फैल जाती है कि आखिरकार ये क्या है। वह सनसनी फैलाने वाला कोई और नहीं था, अतीक अहमद का भाई अशरफ था। अशरफ ने जो आसपास में कुछ लोग थे, लगातार वो फायरिंग कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा काम वो कर रहे हैं। उनका वर्चस्व बढ़ता था और आसपास के इलाके में लोगों को दहशत फैलती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने जाकर कोई कुछ बोल पाए। वहीं आप बता दें कि बात 1995 की है, जहां अतीक अहमद का काफिला उसके भाई सब लोग जा रहे थे और जब आ रहे थे तो एक व्यक्ति ने कुछ हिम्मत जुटा करके, हो सकता है कि ज्यादा उसे जल्दी हो, कहीं बाहर जाना हो, अशोक साहू नाम का वो व्यक्ति होता है। अशोक साहू ने इनके काफिले को ओवरटेक करता हुआ आगे निकल जाता है और ये बात इसके परिवार, खासकर इसके भाई अतीक अहमद को बुरी लगती है और उसका भाई अशरफ उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद किस प्रकार से करता है बता दें कि पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी गाड़ियों को ओवरटेक करने की। वो कहता है साहब मैं जल्दी में था। तभी उसको मारते हैं, पीटते हैं और मारपीट होने के बाद भी वो गिड़गिड़ाता है और रहम की भीख मांगता है। कहता है कि गलती हो गई, अब मुझे जाने दो, मैं जल्दी में हूं। तभी उसको गोलियों से भून देते हैं। अशोक साहू की जब हत्या की जाती है, ये मामला उन दिनों 1995 में बड़ी तेजी के साथ वायरल होता है, लेकिन इनकी हत्या करने का, इनकी जमीनों पर कब्जा करने का, इनका किसी का अपहरण करने का जो सिलसिला था वह थमता नहीं था, वो लगातार चल रहा था। साल 2002 की बात है, एक पार्षद होती है, नसल नाम होता है, जिनका उनको भी कुछ इस तरह से गोलियों से भून दिया जाता है। जब गोलियों से भूना जाता था तो उसके बाद ये खबर अखबार में आती थी, उसके बाद भी किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी और जैसे जैसे हत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा था वैसे वैसे आसपास इलाकों में वर्चस्व कायम हो रहा था। बात साल 2003 की है, जहां साल 2003 आता है और एक बीजेपी के नेता होते हैं, नाम अरशद होता है। अरशद ने कुछ आवाज उठाने की कोशिश की, इनके विरोध में जाने की, इनके खिलाफ जब आवाज उठाई तो पता चलता है कि अशरफ का ऑपरेटर भी हमेशा हमेशा के लिए गोलियों से बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि खत्म कर दिया जाता है। जब अशरफ भी मारा जाता है तब इन्हें लगता है कि ये अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि जब ये गोलियां चलाई जाती थी तो गोलियां या तो सामने वालों को लगती थी या दूसरे अतीक अहमद के साइड में लगती थी।
इनके पाले हुए बहुत सारे ऐसे गुर्गे थे जो काम पैसों में या सिर्फ खाने पीने या पैसों में या लोगों को गोलियां खाते थे और इसके परिवार को कभी आंच नहीं आने देते थे। ऐसे भी लोग वक्त आने पर आगे बढ़ते थे और वक्त आने लग वक्त आगे बढ़ने के बाद लगातार 5 बार विधायक रहने के बाद अतीक अहमद का मन किया कि उसे फूलपुर से सांसद बनना है, इसलिए वो सांसद बनना चाहता था। और अतीक अहमद का मन करता कि वह उसका भाई अशरफ उसे विधायक बना देते हैं। पश्चिम फूलपुर एक सीट होती है इलाहाबाद की, लेकिन वहां से इन्हीं का एक साथी होता है जो इनसे नाराज हो जाता है, नाम होता है राजू पाल। वो पश्चिमी सीट विधानसभा का इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीत भी जाता है और ये बात अतीक अहमद को बहुत ही खराब लगती है। बात है 25 जनवरी 2005 की, जब वो बसपा का विधायक होता है राजू पाल जिसका नाम होता है, अपने साथियों के साथ अपने घर वापस आ रहा था। तो उस दिन एक उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए जब गाड़ी आती है, एक जगह गाड़ी को रोका जाता है और लगातार एक के बाद एक गोलियां चलाई जाती हैं। यहाँ पर संदीप यादव होता है और देवी दयाल, दोनों लोगों की मौत हो जाती है। तभी जो उसके साथी होते हैं राजूपाल के, उन्हें लगता है कि शायद उनके साथी में अभी जान बाकी है। गोलियां 10-12 से ज्यादा लग गई थी। वह एक ऑटो में उसे बैठाते हैं, उसकी लाश को, यह जिंदा था, उसे लगता है कि ये जिंदा है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ये ठीक हो जाएगा। ऑटो को बैठ कर लेकर जाते हैं। अतीक अहमद के जितने भी लोग थे यहाँ पर गोलियां चला रहे थे, उनको लगता था कि जो जीवित है वो भी अभी न बचें और उनका मेन मकसद था कि राजू पाल बचने न पाए। लेकिन अभी वो बच चुका है, राजूपाल बच गया था, इसलिए उसको पकड़ो और उसके पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर तक चलता रहा ऑटो, और जिसमें राजूपाल लेटा हुआ है, खून से लथपथ है और पीछे अतीक अहमद के लोग पीछा कर रहे हैं। जब वो 5 किलोमीटर तक दौड़ाते हैं, उसके बाद पकड़ के फिर गोलियां मारते हैं। पूरी मिलाकर 19 गोलियां मारकर बसपा की विधायक राजूपाल की हत्या कर देते हैं। और एक और ये तब भी ज्यादा मामला सुर्खियों में चला जाता है, आ जाता है। किसी विधायक की हत्या करना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन जो ये तांगे वाले का बेटा, जो बहुत गरीब परिवार का होता है, विधायक बनने के बाद लगातार अपने पैसे का वर्चस्व था लगातार बढ़ाता रहता है। वर्चस्व भी बढ़ता है, पैसा भी बढ़ता है, शान शौकत भी बढ़ती है, सब चीज बढ़ती हैं, शादी होती है और फिर बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। 1-2 नहीं, 5 बच्चे पैदा होते हैं इस अतीक अहमद के। लेकिन इसका जो सिलसिला था, बात साल 2015 की है, 25 अक्टूबर की बात है। एक आबिद प्रधान होते हैं और आबिद प्रधान का होता है सुरजीत और अलकमा इनका साथी होता है। इनको भी जैसे बसपा के विधायक को भुना गया था, वो जैसे कि पार्षद नस्ल को भुना गया था, जैसे कि उन्होंने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। अगस्त 2015 की यह बात है। लखनऊ की पीजीआई के पास एक सुशील गुरुनानी नाम का एक बिजनेसमैन होता है। वह अपने काम का निर्माण करा रहा था, प्लाट का। लोगों के साथ अतीक अहमद पहुंच जाता है। उसके हर किसी के हाथ में हथियार होते हैं और उससे जाकर कहता है, उसके होटल में बातचीत चल रही थी कि सुशील, जो कि जिसका प्लाट का जो निर्माण करा रहे थे, ये अब तक आपका, अब से आगे हमारा हो गया। यानी जो अतीक का कहना था कि जो प्लाट सुशील जी आप करा रहे हैं, वो प्लाट अब मेरा हो गया, इसलिए इधर को ताका झांकी करने की कोशिश मत करना, और यदि तुमने ताका झांकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस समय प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव चाहे तो उनके पास पहुंच जाओ, इसलिए होने वाला कुछ भी नहीं है, और तुम पीछे हट जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी धमकी देते हैं सुशील जी को अतीक अहमद। लेकिन उस सुशील ने हिम्मत नहीं हारी
और वो सुशील पहुंच जाते हैं प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों के पास, तब वहां से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन प्लाट फिर भी नहीं मिलता है। प्लाट को न्यायालय में जाकर विवादों में फंसा दिया जाता है और आज तक उस प्लाट में सुशील कब्जा नहीं कर पाए। उनका बस मामला ऐसे ही चलता रहा। बात है साल 2018, 19 दिसंबर की। रियल एस्टेट कारोबारी होता है मोहित जायसवाल। मोहित जायसवाल लखनऊ का एक कारोबारी होता है। लखनऊ के कारोबारी का अपहरण कर लिया जाता है। जब उसका अपहरण होता है तो अपहरण वाला और कोई नहीं, अतीक अहमद का बेटा जिसका नाम मोहम्मद उमर और मोहम्मद ने इनका अपहरण करके जेल में लेके जाते हैं। देवरिया के जेल में ले जाने के बाद उसको वहां पीटते हैं। पीटने के बाद लगभग 40 करोड़ की संपत्ति की मांग करते हैं। उसके पास जो कार होती है उसको ले लेते हैं। शिकायत करने पहुंचता है, लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन जेल में पिटाई का वो वीडियो सोशल मीडिया में जब वायरल होता है तब अतीक अहमद की गुंडागर्दी लोगों को पता चलती है कि अतीक अहमद साल 2018 में भी कमजोर नहीं है। भले चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों ना हो, सब चलता रहता है। इसकी गुंडागर्दी या इसकी जो वर्चस्वता है बढ़ाने के लिए लगातार चल रहा था। इस बीच में जो मायावती की सरकार हालांकि पहले थी, काफी इसकी संपत्तियों को हानि पहुंचाई गई, क्योंकि इसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही थी, वह गिरफ्तार नहीं हो रहा था। तब इसकी कार्रवाई होती थी, तब ये दिल्ली में सरेंडर करता था। सरेंडर करने के बाद इसको गिरफ्तार किया जाता था। गिरफ्तार करने के बाद उसको यूपी की जेल में रखा जाता था, लेकिन यहां से इसको सीधा गुजरात के साबरमती में रखा जाता था। भले चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों ना हो, सब चलता रहता है। इनकी गुंडागर्दी या इनकी वर्चस्वता बढ़ाने के लिए लगातार चल रहा था। इसी बीच मायावती की सरकार आती है। हालांकि पहले की काफी संपत्तियों को हानि भी पहुंचाया जाता है, क्योंकि इसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही थी, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था। इसकी कार्रवाई होती है, तब ये दिल्ली में सरेंडर करता है और सरेंडर करने के बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको यूपी के जेल में रखा जाता है, लेकिन यहां से सीधा बाद में साबरमती जेल में रखा जाता है। वहां बाद इनका गर्दी करना कम हो रहा था। 44 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जिस वायरल होता है वो होता है 14 फरवरी 2023 का, और वो वीडियो होता है दोमनगंज इलाके का। एक वकील होते हैं जिनका नाम होता है उमेश पाल। उमेश पाल राजू पाल के जो विधायक होते हैं उनके बड़े खास दोस्त होते हैं, जो बताया जाता है कि वो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह होते हैं। जब वो अपने घर जाते हैं, घर के अंदर एंट्री कर रहे थे, तब वहां कई लोग आते हैं अलग अलग, जिसमें एक असद अहमद होता है। असद अहमद कोई और नहीं था, अतीक अहमद का बेटा होता है, और गुड्डू मुस्लिम होता है, अरमान, गुलाम सबीर, शाहरुख और पिंटू होता है। चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं और यहां पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और बता दें कि कोई बम फेंक कर मार रहा था, तो कोई गोली चला रहा था, कोई दुकान से खरीदारी करने का नाटक कर रहा था, और तो कोई गोली चला रहा था, कोई बाहर लेकर एक खड़ा हो गोली चला रहा था। यहाँ पर एक उमेश पाल के जो एडवोकेट थे उनकी हत्या कर दी जाती है, और इसके जो साथी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, जो सुरक्षा में लगे होते हैं, संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह, इनको भी मौत की घाट उतार देते हैं। यहाँ मौत की घाट उतारने के बाद अभी तक कहानी सुनाई गई। हत्याएं पहले भी बहुत सारी हुई हैं, 101 मुकदमे इस पर दर्ज हो जाते हैं, और कितने भी लोग ऐसे हैं जो सामने भी नहीं आ पाते हैं। हत्या होने के बाद भी, उनके अपहरण होने के बाद भी, उनकी जमीनों पर कब्जा होने के बाद भी, लेकिन बात यहाँ दो पुलिस वालों की हत्याएं होती हैं। 24 फरवरी 2023 को एक पुलिस वाला होता है संदीप निषाद, दूसरा पुलिस वाला होता है राघवेंद्र सिंह। क्योंकि हत्याएं तो पहले भी होती रही हैं, विधायक की भी हत्या हुई है, अभी तक उस मामले में कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जब बात पुलिस पर आती है तब पुलिस की नींद टूट जाती है, नींद टूटती है, और ऐसे बदमाशों को, गुंडों को, ऐसे बाहुबली को कमर तोड़ना प्रारंभ हो जाता है। आपको बता दें 13 अप्रैल 2023 को जब कोट प्रयागराज में
सीजीएम कार्यवाही चल रही थी अदालत की, उसी बीच झांसी से एक खबर चल रही थी। अतीक अहमद का जो बेटा है तीसरे नंबर का, उसके दो बेटे होते हैं, बड़े दो, मोहम्मद उमर जो जेल में है, मोहम्मद अली जो जेल में है, असद जो उमेश पाल हत्याकांड का प्रमुख होता है, उसका फोटो, उसका जो चेहरा होता है सोशल मीडिया पर तैर रहा था। तब जाके पुलिस की आंखें खुलती हैं, पुलिस वालों की हत्या होती है, साथ उमेश पाल की भी हत्या होती है। उसको लगातार ढूंढने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि 44 या 45 दिन जाकर इनके उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इसको तलाश कर रही थी, और तलाश करने के बाद उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। कह रही थी कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन वह उस पर गोली चला देता है, और जब गोली चला देता है तो पुलिस के ऊपर जो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है उसको मार डालती है। कोई अकेले नहीं मरता बल्कि गुलाम भी मारा जाता है, जो साफ शूटर होता है, जो इस दिन 24 फरवरी को जो उमेश पाल की हत्या होती है तो उसमें लगातार वो गोली चला रहा था। इसकी दो बेटे और होते हैं। चौथे नंबर का अजहम और पांचवें नंबर का बेटा का नाम होता है अवान, जो कि जेल में है मार्च 2023 की। इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया जाता है कि उमेश पाल की उनका भी नाम होता है, जिसकी पत्नी होती है राइस्ता परवीन। इसमें भी 50,000 का इनाम घोषित है, लेकिन वो अभी फरार चल रही है। साथ ही इसकी बहन है आयशा नूरी, वो भी अभी फरार चल रही है। भाई अशब है जो कि अभी जेल में बंद है। हालांकि वो उसके छोटे बच्चे हैं, उनको बाल आश्रय गृह पर रखा जाता है क्योंकि उनकी उम्र 18 साल नहीं हुई है। ये बात बतानी इसलिए जरूरी थी कि जब पिछले दिनों कानपुर के बिकरू में कई पुलिस वालों की हत्या हो जाती है तो पुलिस वाले अपने ही साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए गाड़ी को पलट देते हैं, और गाड़ी पलटती है और मुख्य आरोपी जो होता है वो मारा जाता है। उसका नाम होता है विकास दुबे। ऐसे ही मामला चल रहा है, तो इसमें भी उतने ही मामले और भी मामलों को गंभीरता से लेने चाहिए, जिससे और अन्य लोगों के साथ अपराध होता है। कहीं भी छोटी सी जगह, आप छोटे से शहर में क्यों ना रहते हो, आप किसी जगह क्यों ना रहते हो, आसपास में कोई ना कोई गुंडा होता ही है। किसी की बहन बेटियों को परेशान करता है तो कहीं कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत परेशानी खड़ी कर देता है, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है, किसी बच्चे का अपहरण कर लेता है, और किसी से फिरौती की भी मांग करता है। हालांकि इस सरकार में यह दावा किया जाता है ये सब गुंडा कम हो गई है, लेकिन यह दावा सही उतना नहीं है जितना होना चाहिए। गुंडागर्दी कम जरूर हो गई है, लेकिन जो पूर्व की सरकारों में गुंडागर्दी करते थे उनकी गुंडागर्दी जरूर कम हुई है। सरकार को और सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है, ताकत से काम करने की जरूरत है। जो आसपास के जितने भी गुंडे हैं उनको जेल पहुंचाकर कानून को अपना काम करने की जरूरत है। न्यायालय में अगर कम से कम समय में आरोपी को सजा मिले, उन्हें अगर कम से कम समय में उनको सुधारा जा सके तो ये और भी अच्छा होगा। लेकिन जो भी इस परिवार में अतीक अहमद के एक तांगे वाले के घर में पैदा होने के बाद बताया जाता है, तो मीडिया रिपोर्ट कहती है लगभग 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। तो वह यूं ही नहीं, किसी न किसी का गला काट कर की थी, किसी न किसी की हत्या करके की थी, किसी न किसी की जमीन कर्ज करके की थी, किसी न किसी का अपहरण करके की थी। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको बता दें, इसी प्रकार की हमारी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। 11 इंडिया टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम खबरों के साथ।